तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं और जितने बच्चे जुड़ चुके फटाफट शेयर कर दीजिएगा। बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास आज रहने वाली है। सेट में आज हम सब्जेक्ट जो साइंस है उसको शुरू करेंगे। तो जितने बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं फटाफट शेयर कर दीजिएगा और हमारे अध्यापक साथियों से रिक्वेस्ट है कि शेयर करें अपने उन बच्चों के साथ जो एनएमएमएस की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिएगा ये जो सब्जेक्ट की जो तैयारी होती है वो केवल उन्हीं बच्चों के लिए नहीं होती कि जो केवल कंपटीशन की तैयारी करें। उन बच्चों के लिए भी लाभदायक होती है जो उस क्लास में पढ़ रहे होते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए सभी बच्चों के साथ शेयर करें क्योंकि आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस। और जो साइंस की क्लास है सुनीता मैम यहाँ पर शुरू करेंगे आज, और आपने उनकी पूरी सपोर्ट करनी है ताकि आगे भी वो आने वाली क्लासों को ले पाए। तो जल्दी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिएगा बढ़ते हैं साइंस क्लास की तरफ। सुनीता मैम तैयार है अपने क्लास के साथ। ओके। नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि आप कई दिनों से एनएमएमएस की तैयारी में लगे हुए हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपका लेके आए हैं पार्ट फर्स्ट सेट स्कोलेस्टिक एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपके 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। तो आज हम आपकी तैयारी के लेकर आए हैं साइंस, और आपका जो टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है वो है एसिड, बेसिस एंड साल्ट, अम्ल, अक्षारक और लवण। तो आइए शुरू करेंगे हम अपने चैप्टर को इसकी बेसिक डेफिनेशन के साथ और बेसिक कंसेप्ट के साथ। बच्चों, आप अपनी डेली लाइफ में बहुत सी चीजें खाते हैं, उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती है जो टेस्ट में आपको खट्टी लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि उनका जो खट्टा टेस्ट है वो किसके कारण होता है? उनका जो खट्टा टेस्ट है बच्चों वो उनमें उपस्थित एसिड के कारण, अम्ल के कारण उनका टेस्ट खट्टा होता है। एसिड जो शब्द है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई है। कहां से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से, एसिडस, और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ है खट्टा, सोर इन टेस्ट। तो इस एसिडस से आपका एसिड शब्द आया है। एसिड बच्चों आपके पास होते हैं 2 तरह के। एसिड को अगर हम डिवाइड करना चाहें, एसिड को हम 2 तरह की कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आपके पास नेचुरल एसिड, और दूसरा है आपके पास मैन मेड एसिड, मैन मेड एसिड। नेचुरल एसिड क्या होते हैं? नेचुरल मीन्स प्राकृतिक अम्ल, मैन मेड एसिड मीन्स मानव निर्मित अम्ल। नेचुरल एसिड में आपके क्या आ जाएंगे कि ऐसे एसिड जो हमें कहाँ से मिले हैं, जो हमें नेचर से मिले हैं, प्रकृति से मिले हैं, प्लांट से मिले हैं, पेड़ पौधों से मिले हैं, वो सारे एसिड, वो सारे अम्ल कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे नेचुरल एसिड की कैटेगरी में, प्राकृतिक अम्ल की कैटेगरी में वो आ जाएंगे। जैसे आप नींबू खाते हैं, नींबू से हमें मिलता है सिट्रिक अम्ल। आप इमली खाते हैं, इमली से हमें मिलता है टार्ट्रिक अम्ल। तो इमली है, नींबू है, हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है। तो ये आपके आ जाएंगे प्राकृतिक अम्ल की कैटेगरी में, इनकी श्रेणी में ये आ जाएंगे। दूसरा है मैन मेड एसिड। मैन मेड एसिड क्या होता है कि जिसको हम मानव निर्मित अम्ल कहते हैं, जिसको हम कहाँ बनाते हैं? लैब्स में हम बनाते हैं, और तभी हम इनको क्या कहते हैं? मानव निर्मित अम्ल, मैन मेड एसिड। जैसे आपके पास क्या है? HCl। HCl होता है बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इनको हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं। दूसरा है आपके पास H2SO4, इसका नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों क्या है आपके पास? मैन मेड एसिड हो जाएंगे। बच्चे, जो एसिड होते हैं उनका एसिडिक बिहेवियर, अम्लों का जो अम्लीय व्यवहार होता है वो किस कारण से होता है? अम्लों का अम्लीय व्यवहार, उनमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन, अम्लों में होता है हाइड्रोजन आयन, जिसके कारण उनका व्यवहार कैसा होता है? अम्लीय होता है। अब बात आई है आयनों की, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आयन क्या होते हैं? मान लो आपके पास ये है H लिखा है मैंने, H क्या होता है? हाइड्रोजन, सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैंने इसके ऊपर प्लस लगा दिया, माइनस, कोई भी एलिमेंट है प्लस लगा दिया, उसके ऊपर माइनस लगा दिया, फिर हम बात किसकी करते हैं? फिर हम बात करते हैं आयन की। आयनों के बारे में हम बात करते हैं
प्लस, प्लस का मतलब कहते हैं धन, धन आवेश। प्लस का अगर पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश है, तो हम उसको क्या कहेंगे, आयन को धनायन। धन आवेश था तो आयन को नाम दे दिया धनायन। माइनस का नेगेटिव चार्ज है, माइनस का चार्ज है, ऋणात्मक आवेश है, तो हम उसको क्या कहेंगे, ऋणायन। तो अम्लों के बारे में हमने पढ़ा, अम्लों के बारे में हमने पढ़ा, इनका टेस्ट होता है खट्टा। दो तरह के होते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड एसिड। नेचुरल में आपका नींबू आ गया, इमली आ गया, मैन मेड में आपके HCl है, H2SO4 है, जिनको हमने लेबोरेटरी में बनाया। और उसके बाद हमने पढ़ा कि जो अम्लों का अम्लीय व्यवहार होता है वो किसके कारण से होता है, हाइड्रोजन आयन के कारण। तो हाइड्रोजन आयन किसकी पहचान है, एसिड्स की पहचान है, अम्लों की पहचान है हाइड्रोजन आयन। तो बच्चों अब हम कुछ पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले अम्ल के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सिरका। सबसे पहले है हमारे पास सिरका। सिरके में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका क्या होता है पता है आपको? आपने घरों में अपनी मम्मी को अचार डालते हुए देखा होगा। अचार में हम किसका यूज करते हैं, सिरके का यूज करते हैं, ताकि जो अचार है वो लंबे समय तक बना रहे, खराब होने से वो उसको बचाता है। सिरका क्या करता है, अचार को लंबे समय तक सही बनाए रखता है, खराब होने से उसको बचाता है। एज अ प्रिजर्वेटिव सिरका यहाँ पे वर्क करता है। तो सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है आपके पास, कई बार चींटी काट लेती है हमें, चींटी काट लेती है तो क्या होता है, वहां पे जहां पे चींटी ने कट किया है वहां पे रेड कलर का एक निशान बन जाता है। तो चींटी के डंक में आपका एक एसिड पाया जाता है, चींटी का डंक। और वो एसिड क्या होता है, चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करते रहेंगे ताकि आप बाद में इसको कर सके। फटाफट से आप अपनी नोटबुक ओपन कीजिएगा और उसमें नोटबुक में ये सारी बातें आप नोट करते रहिएगा। तीसरा है आपके पास नींबू। गर्मियों में नींबू पानी पीते हैं ना, तो नींबू में जो पाया जाता है वो पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तो बच्चों आप याद रखिएगा, जितने भी खट्टे फल हैं आपके पास, जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे पदार्थ हैं, उनमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया गया, सिट्रिक अम्ल। इसके बाद है दही। दही खाते हैं हम, दही में क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया गया, लैक्टिक अम्ल। ये क्वेश्चन एज सच आते हैं तो आप इनको लर्न जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद है इमली। इमली अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, इमली कैसा एसिड है, प्राकृतिक एसिड, प्राकृतिक अम्ल है, क्योंकि हमें कहाँ से मिला, ये प्लांट से मिला। तो ये कौन सा एसिड है, नेचुरल एसिड है। इमली में पाया जाता है बच्चों टार्ट्रिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, टार्ट्रिक अम्ल इसमें पाया जाता है। तो आप ध्यान रखिए। सिरका, सबसे पहले हमने बात की सिरके की, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। उसके बाद है चींटी का डंक। चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। नींबू, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। दही, दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है इमली, इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक अम्ल। अब हम बात करते हैं क्षारकों के बारे में। क्षारक स्वाद में होते हैं कड़वे, क्षारक स्वाद में होते हैं कड़वे। और अगर आप इनको टच करेंगे, टच करने में कैसे लगते हैं, चिकने। जैसे सोप को हम टच करते हैं ना, तो वैसा टच होता है इनका, सोपी टच इनका होता है। तो क्षारक स्वाद में होते हैं कड़वे। अगर आप टच करते हो कैसे मिलते हैं ये आपको, चिकने, सोपी टच इनका होता है। जैसे बच्चों आप घरों में, इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा, खाने का सोडा आप यूज करते हैं, खाने का सोडा, खाने का सोडा हम यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं खाने का सोडा, राजमा बनाती है आपकी मम्मी, चने बनाती है, पकोड़े बनाती है, तो उसमें क्या डालती है, खाने का सोडा डालती है। तो ये आपका कैसा पदार्थ है, क्षारकीय पदार्थ है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है, क्षारकीय प्रवृत्ति है। और क्या है, ये आपके पास बेस है, क्षारक है। और इसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा नहीं कहते, खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम इसको क्यों कहते हैं, खाने का सोडा तो हम इसको क्यों कहा, क्योंकि खाना बनाने में भी जो हम सब्जियां बना रहे हैं, कई चीजों में हम इसका यूज करें। बेकिंग सोडा इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसका यूज करते हैं बेकरी उद्योगों में भी, बिस्किट केक वगैरह बनाने के लिए भी हम इसका यूज
करते हैं। बेकरी उद्योग में इसका यूज किया जाता है, इसके कारण हम इसको क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी इसको हम कहते हैं। जैसे हमने अम्लों की पहचान की थी हाइड्रोजन आयन से, H पॉजिटिव आयन से की थी, वैसे ही क्षारकों की पहचान होता है OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन। किसकी पहचान होता है, क्षारकों की पहचान। हाइड्रोक्साइड इसका नाम कैसे पड़ा, H से हमने ले लिया हाइड्रो, H से हमने ले लिया हाइड्रो, ऑक्सीजन से हमने ले लिया ऑक्साइड, तो इसका नाम बन गया हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन। क्योंकि ऊपर माइनस है तो जब भी प्लस माइनस आएगा हम किसकी बात करेंगे, आयन की बात करेंगे। तो क्षारकों की पहचान क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन। अम्लों की पहचान था हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन। क्षारकों की पहचान है हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव आयन। तो अभी तक हमने अम्ल और क्षारकों के बारे में पढ़ा। अम्ल स्वाद में खट्टे थे, और क्या स्वाद में खट्टे थे, और क्योंकि उनमें एसिड पाया जाता है, और उनकी पहचान क्या थी, हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव आयन। उसके बाद हमने किया बच्चों क्षारकों के बारे में। क्षारक स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, टच करने में सोपी टच उनका होता है। एग्जाम्पल इसका है खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि इसका यूज हमने कहा किया, बेकरी उद्योग में भी किया और खाना बनाने में भी किया, तभी इसका नाम खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। और क्षारकों की पहचान क्या है, क्षारकों की पहचान है हाइड्रोक्साइड आयन, OH नेगेटिव। अम्ल और क्षारक के बारे में पढ़ने के बाद अब हमारा अगला क्या है, अगला हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में। तो बच्चों मान लीजिए आपके पास दो पदार्थ आपको दे रखे हैं और आपको नहीं पता कि वो अम्ल है या क्षार है। मान लो आपके पास यहाँ पे है कोई सब्सटेंस A, यहाँ पे है आपके पास सब्सटेंस B, और आपको इनके नेचर के बारे में नहीं पता कि A एसिडिक है या बेसिक है, अम्लीय है या क्षारीय है। इसलिए आपको B के बारे में भी नहीं पता, और आपको पता लगाना है कि ये एसिड है या फिर बेस है। तो हम ये काम कैसे पता लगाएंगे कि हम एसिड है या बेस है, तो ये हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। इंडिकेटर मीन्स सूचक की सहायता से। सूचक हमें क्या बताता है, सूचक हमें बताता है कोई भी पदार्थ अम्लीय है या फिर अक्षारीय है। सूचक भी आपके दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और दूसरा है आपके पास कृत्रिम सूचक। प्राकृतिक सूचक जो हमें कहाँ से मिले, प्लांट से, पेड़ पौधों से मिले, वो है आपके पास प्राकृतिक सूचक। और जो हमने बनाए, लैब्स में बनाए, वो है आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर, मैन मेड इंडिकेटर। तो प्राकृतिक में आपके पास आ जाएगा हल्दी, हल्दी, गुड़हल का फूल, गुड़हल का फूल, और तीसरा आपके पास बनेगा लिटमस पेपर। मेनली हम लिटमस पेपर का यूज करते हैं। और कृत्रिम में आपके पास आ जाएगा जो आपने इंडिकेटर्स, जो आपने सूचक मानव निर्मित है, लैब्स वगैरह में आपने बनाए हैं, वो आपके क्या है, कृत्रिम सूचक है। इसमें आपका आ जाएगा फिनोल्फथेलिन, फिनोल्फथेलिन, और दूसरा आपका आ जाएगा मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज। ये आपके पास क्या है, कृत्रिम सूचक, मिथाइल ऑरेंज। इन सूचकों की सहायता से हम क्या पता लगा सकते हैं, किसी भी पदार्थ के नेचर के बारे में कि वो एसिड है या बेस है, ये हम पता लगा सकते हैं। तो लिटमस पेपर जो मेनली हम यूज करते हैं, लिटमस पेपर का, लिटमस पेपर जो होता है बच्चों, वो आपके पास दो तरह होता है, दो तरह की स्ट्रिप्स के रूप में आपको उपलब्ध होता है लिटमस पेपर। एक होता है आपके पास लाल लिटमस पेपर और दूसरा होता है आपके पास नीला लिटमस पेपर। तो हम करेंगे कैसे, पहचान कैसे करेंगे। जो अम्ल है, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल करते हैं बच्चों, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। यानी कि आपको जो सब्सटेंस A एंड B दिए गए हैं, अगर आप उनमें से A में आप नीले लिटमस पेपर को लेके जाते हैं, अगर उस पदार्थ A ने नीले लिटमस पेपर को क्या कर दिया, लाल कर दिया, इट मीन्स दैट इज एसिड, वो क्या है, अम्ल है। इसी तरह अक्षार क्या करते हैं, अक्षारक क्या करते हैं, अक्षारक करते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। मीन्स अगर आपने B पदार्थ में आप लाल लिटमस पेपर को लेके गए और उसने लाल लिटमस पेपर को नीला कर दिया, तो वो आपके पास इट मीन्स क्या है, वो आपके पास बेस है, वो आपके पास अक्षारक है। तो इस तरह से हम
सूचकों की सहायता से, इंडिकेटर की हेल्प से हम पदार्थ की प्रवृत्ति के बारे में, उसके नेचर के बारे में पता लगा सकते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है। इसको हम बच्चों एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जैसे अमल ने क्या किया, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया, तो आप अनिल शब्द याद कर लीजिएगा। अमल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। उसके बाद क्षारक, क्षारक क्या होता है, आप एक शब्द याद कर लीजिए, शालिनी। शालिनी, शाह से क्या बनेगा, क्षारक। लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा कि पहचान हम कैसे कर सकते हैं, अमल और क्षारकों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, लिटमस पेपर की सहायता से कर सकते हैं। अमल कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और क्षारक क्या कर देते हैं, लाल लिटमस पेपर को क्षारक कर देते हैं। तो अब बच्चों हम बात करेंगे लवण के बारे में। लवण क्या होते हैं, तो अभी तक हमने पढ़ा अमल के बारे में, क्षारक के बारे में। अब हम बात करते हैं कि अगर अमल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं, आपके पास क्या है, अमल है प्लस में क्षारक है। इट मीन्स क्या है कि अमल और क्षारक की आपने क्या कर दी, अभिक्रिया कर दी। फिर मैंने लगा दिया एरो मार्क। इसका मतलब क्या है बच्चों, अमल प्लस क्षारक, इट मीन्स इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की, अभिक्रिया की। फिर एरो मार्क लगा दिया, मीन्स क्या कि इनकी अभिक्रिया के बाद क्या बनता है। तो आपके पास बनता है बच्चों लवण, प्लस में क्या बनता है, जल बनता है, और साथ में कुछ मात्रा में ऊष्मा यानी कि हीट भी यहाँ से निकलती है। अम्ल और क्षारकों ने अभिक्रिया करके लवण बनाया, जल बनाया, और साथ में कुछ अमाउंट में यहाँ से ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, हीट भी यहाँ से रिलीज होती है। अभी हमने किया कि अम्ल में की पहचान क्या थी, हाइड्रोजन आयन थी। क्षारक की पहचान क्या थी, हाइड्रोक्साइड आयन थे। अब जब इन दोनों की हमने आपस में अभिक्रिया करवा दी, इन्होंने क्या कर दिया, आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया। अमल क्या कर रहे थे अभी तक, लाल को नीले को, अमल ने क्या किया था, नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया था, नीले को लाल कर दिया था। क्षारक ने क्या किया था, लाल को नीला किया था। अब क्या हुआ, जब हमने इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवा दी, अमल और क्षारक की अभिक्रिया करवा दी, इन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर दिया, और जिसके बाद हमारे पास क्या बना, लवण बना। अब इनका इफेक्ट खत्म हो चुका है, तो लवण क्या करेंगे, लवण की जो प्रवृत्ति होती है, अमल की प्रवृत्ति थी अमलीय, क्षारक की प्रवृत्ति थी क्षारकीय। लवण क्या कर रहे हैं, अभी लवण में क्या होगा, दोनों का इफेक्ट खत्म हो चुका, तो लवण ना तो नीले लिटमस पेपर को लाल करेंगे, ना ही लाल लिटमस पेपर को नीला करेंगे। इट मीन्स इनका जो नेचर है वो क्या होगा, न्यूट्रल, उदासीन। इनकी प्रवृत्ति कैसी होगी, उदासीन। मीन्स इनका कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना तो नीले लिटमस पेपर पर और ना ही लाल लिटमस पेपर पर, इनकी प्रवृत्ति होगी उदासीन। जैसे एक एग्जाम्पल हम करते हैं, एग्जाम्पल है जैसे हमने एसिड लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। प्लस में हमने एक क्षारक लिया, बेस लिया NaOH। NaOH क्या होता है बच्चों, सोडियम। Na होता है सोडियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड। NaOH क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है आपके पास एसिड अम्ल है, क्योंकि इसमें क्या है, हाइड्रोजन आयन है। NaOH आपके पास क्या है, बेस है, इसमें क्या है, OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन है, तो ये आपके पास बेस है। एसिड और बेस की आपने रिएक्शन करवाई, आपके पास क्या बना, आपके पास बना NaCl। क्या बना, NaCl। इस Na ने इस Cl के साथ, क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना दिया, NaCl। प्लस में बच क्या गया हमारे पास, यहाँ से OH नेगेटिव बच गया और यहाँ से H पॉजिटिव बच गया। इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करके बना दिया H2O, और H2O होता है प्यारे बच्चों जल, वाटर। और साथ में यहाँ से क्या मिला, हमें कुछ मात्रा में यहाँ से हीट भी मिली, हीट भी यहाँ से रिलीज होती है। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि जो हमारे पास बना है, इसमें लवण बना है, साल्ट बना है, और उसका नेचर कैसा है, उदासीन है। उसने क्या किया, किसी भी लिटमस पेपर पे कोई भी उसने चेंज नहीं दिखाया, ना तो नीले को लाल किया, ना ही लाल को नीला किया, क्योंकि उदासीनीकरण का काम हो रहा है। तो अभिक्रिया को हमने नाम क्या दिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया।
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? जब अम्ल और अक्षारक अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया करके लवण बनाया, जल बनाया, साथ में ऊष्मा बनी, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जो NaCl है बच्चों, ये आपके पास लवण है और इसको हम क्या बोलते हैं? साधारण नमक। घरों में हम जो साल्ट यूज करते हैं, नमक यूज करते हैं, ये वही है, साधारण नमक। तो आपको पता होना चाहिए कि आप घरों में जो इतना यूज करते हैं वो क्या है आपके पास? NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या है? अगर आपको रासायनिक नाम इससे कोई पूछे तो रासायनिक नाम क्या बनेगा इसका? Na क्या होता है? सोडियम, Cl होता है क्लोरीन, तो नाम इसका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। जो घरों में हम नमक यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं साधारण नमक, और रासायनिक नाम इसका क्या बन जाएगा बच्चों? सोडियम क्लोराइड। NaCl इसका सोडियम क्लोराइड। तो अभी बच्चों हमने किया कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या करते हैं? एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। अभिक्रिया को हमने नाम दिया उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब हम बच्चों करते हैं कि इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के क्या यूजेस है। पहला इसका यूज है अपच के उपचार में। अपच के उपचार में, अपच क्या होती है? आप कई बार खाना खाते हैं, खाना खा के आप कहते हैं कि मेरे तो पेट में दर्द हो गया, एसिडिटी होगी मुझे, तो बोलते हैं ना ऐसे। तो वो एसिडिटी क्या होती है कि हमारा जो स्टमक है, हमारा स्टमक एक एसिड बनाता है। वो एसिड क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर ये हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में ज्यादा अमाउंट में बन जाए तो हमें क्या हो जाती है? अपच या एसिडिटी हो जाती है। तो अपच का उपचार करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इनो वगैरह लेते हैं ना। तो अपच आपकी किस वजह से हुई थी? जब हमारी बॉडी में एसिड अम्ल ज्यादा बन गया था। तो उस अम्ल के इफेक्ट को हमें क्या करना पड़ेगा? उस अम्ल के इफेक्ट को हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अभी हमने सीखा है कि अम्ल और क्षारक अभिक्रिया क्या करके क्या बनाते हैं? एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो इस अम्ल को जो हमारे स्टमक में बना है, ज्यादा अमाउंट में बना है, जिसके कारण हमें एसिडिटी हुई है, उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? किसी क्षारक का, किसी बेस का यूज करना पड़ेगा। तो जो इनो आप यूज करते हैं बच्चों, उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक क्षारक है। तभी आप इसका यूज करने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? आप सही महसूस करते हैं कि हाँ अब हमें सही लग रहा है। तो ये क्या होता है? ये होता है एक बेस होता है, एक क्षारक होता है। अम्ल ज्यादा बना स्टमक में तो हमने इनो का यूज किया। इनो में क्या था? क्षारक था। इस क्षारक ने क्या कर दिया? इस अम्ल के प्रभाव को खत्म कर दिया, जिसके कारण हम सही महसूस करते हैं। तो अपच के उपचार में भी आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया का यूज हो रहा है। दूसरा है आपके पास, दूसरा है मृदा के उपचार में। मृदा के उपचार में हम कई बार सुनते हैं कि कहते हुए सुनते हैं हम कि क्या है कि यहाँ की मिट्टी तो उपजाऊ नहीं है। कहीं भी हम अपने रिलेशन में जाते, कहीं भी जाते तो हम क्या सुनते हैं कि यहाँ की मिट्टी की तो जो उत्पादन क्षमता है वो क्या है? इतनी अच्छी नहीं है, पैदावार इसमें अच्छी नहीं होती। भी ये वो किस वजह से होता है कि या तो मिट्टी में अम्लीय व्यवहार ज्यादा है, कि जो मृदा की मिट्टी की अम्लीयता क्या है? काफी ज्यादा है, या फिर उसकी अक्षारीयता काफी ज्यादा है। इसी वजह से उसमें क्या हो रहा है कि उत्पादन, पैदावार अच्छी नहीं हो रही है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया का यूज करके हम मृदा की इस तरह की जो मिट्टी है उसका उपचार हम कर सकते हैं। अगर मिट्टी ज्यादा अम्लीय है तो हम उसमें फर्टिलाइजर का, एक ऐसे बेसिक फर्टिलाइजर का यूज करेंगे जो क्या करेगा? अम्लीयता को कम कर देगा और मिट्टी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, पैदावार अच्छी हो जाएगी। इसी तरह अगर मिट्टी में बेसिक कैरेक्टर, अक्षारीयता ज्यादा हो गई है तो हम क्या करेंगे? किसी ऐसे सब्सटेंस का, किसी ऐसे फर्टिलाइजर का यूज करेंगे जिसमें क्या हो? एसिड हो, एसिडिक प्रॉपर्टी हो, एसिडिक जिसका नेचर हो। वो क्या करेगा? उसकी क्षारीयता को कम कर देगा और पैदावार, उत्पादन वहां पर अच्छा हो जाएगा। तीसरा है आपके पास चींटी के डंक में। चींटी के डंक की हमने बात की थी अभी कि चींटी के डंक में क्या होता है? अम्ल होता है। और कौन सा अम्ल होता है बच्चों? फॉर्मिक अम्ल होता है, जिसके कारण हमारी क्या बन जाता है? रेड कलर की, हमारी स्किन रेड कलर की हो जाती है जहां भी चींटी कट करती है। तो अम्ल के प्रभाव को कौन खत्म करेगा? अम्ल के प्रभाव को खत्म करेगा अक्षारक। तो हम यहाँ पे बेस का यूज करते हैं जब भी चींटी कट कर देती है, क्षारक का। और जैसे कि किसका यूज करते हैं? NaHCO3।
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसका हम यूज करते हैं प्रभाव को खत्म करने के लिए। चौथा हम उदासीनीकरण अभिक्रिया का यूज करते हैं कारखानों के अपशिष्ट पदार्थ के निष्कासन में। जो कारखानों से अपशिष्ट पदार्थ, जो फालतू का जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसका बहाव हम करने से पहले हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जो कारखानों से वेस्ट मटेरियल निकलता है बच्चों, वो कैसा होता है, उसकी प्रवृत्ति होती है मोस्ट ऑफ केसेस में एसिडिक। कैसी प्रवृत्ति होती है? एसिडिक। अगर हम उसको एज सच ऐसे ही बहा देंगे तो वो कहाँ जाएंगे? वो अपशिष्ट पदार्थ नदियों में, समुद्रों में जाकर मिल जाएंगे, जिससे हमारे जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है वो मर सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस अपशिष्ट को, वेस्ट मटेरियल को बहाने से पहले हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके साथ हमें क्षारीय पदार्थ मिलाने पड़ेंगे, जिससे वो क्या करेंगे? एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। और जो जलीय जीव है, बहाने के बाद जब वो समुद्र में, जल में जाके मिलेगा तो जलीय जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया के हमने यूजेस के बारे में पढ़ा। पहला यूज था अपच के उपचार में, दूसरा था मृदा के उपचार में, और तीसरा था अगर चींटी हमें कट कर ले उसके उपचार में, और चौथा था कारखानों का जो वेस्ट मटेरियल हमें बाहर हमें भेजना है, बाहर हमें अपशिष्ट पदार्थ को बहाना है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी हम उदासीनीकरण अभिक्रिया का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? तो पहले हम एक बार देख लेते हैं, अम्ल के बारे में हमने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल क्या होता है बच्चों? जो पूरी तरह से, ऐसा अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में टूट जाता हो, आयनों में ब्रेक हो जाता हो। जैसे मान लो आपके पास क्या है, HCl है, आपने इसका विलयन बना रखा है और ये HCl पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और क्लोराइड आयन में, तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल हम इसको कहेंगे। तो प्रबल अम्ल क्या होता है? ऐसा अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसा अम्ल जो क्या है पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है। जब हम उसका सॉल्यूशन बनाते हैं, उसका विलयन बनाते हैं, हम जल के साथ विलयन बनाते हैं, तो वो पूरी तरह से आयन में ब्रेक हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। तो ऑप्शन है हमारे पास हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन और सोडियम आयनों का। प्रबल अम्ल जो पूरी तरह से आयनों में टूट जाए। और दूसरा, एक बात और हमने की थी कि अम्ल की पहचान क्या होती है? अम्ल की पहचान होती है हाइड्रोजन आयन। ये लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल की। तो प्रबल अम्ल में क्या होगा? हाइड्रोजन आयन क्या होंगे? काफी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, उनकी काफी ज्यादा अधिकता होगी। तो इसका आंसर आपका बन जाएगा हाइड्रोजन आयनों का। प्रबल अम्ल की जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है? हाइड्रोजन आयनों का। इसी तरह प्रबल अगर हमसे पूछता हो क्षार के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होता है, तो क्षार की पहचान क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो प्रबल क्षार के जलीय विलयन में किसका आधिक्य होगा? हाइड्रोक्साइड आयनों का। तो दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाने चाहिए। आपको ये बात समझ आई है, नहीं आई तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। प्रबल अम्ल के जलीय विलयन में होता है आधिक्य हाइड्रोजन आयन का, क्योंकि अम्ल की पहचान होते हैं हाइड्रोजन आयन। अब वो प्रबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएंगे? काफी ज्यादा अमाउंट में वहां पर प्रेजेंट होंगे। तो इसमें आपका ए ऑप्शन जो बनेगा बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन। पूछ रहा है हमसे दुर्बल अम्ल क्या होता है? प्रबल अम्ल था जो पूरी तरह से आयनों में टूट जाता है, तो दुर्बल क्या होगा? उसके अपोजिट होगा, वीक एसिड है ये। तो ये क्या करेगा? पूरी तरह से आयनों में ब्रेक नहीं होता, बहुत ही कम अमाउंट क्या है इसका आयनों में टूटता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? दुर्बल अम्ल। तो इनमें से आप फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। फटाफट से बताइएगा, सभी बच्चे कमेंट करें। इसमें बच्चों आपका ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बोलते हैं इसको? H4 हाइड्रोजन, CN होता है आपका साइनाइड ग्रुप। तो हाइड्रोजन साइनाइड जो होता है वो पूरी तरह से आयनों में टूटता नहीं है, बहुत ही कम जो इसका अमाउंट है वो आयंस में ब्रेक होता है। तो इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं? वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं कहलाते हैं। जो अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं कहलाते हैं। अभी अभी आपको करवाया गया है, फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या बनेगा, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। फटाफट से कमेंट कीजिएगा।
तो इसमें आपका ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। जो अम्ल जलीय विलयन में पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रोंग एसिड, प्रबल अम्ल। और जो पूरी तरह से आयनित नहीं होते उनको हम बोलते हैं दुर्बल अम्ल। जो पूरी तरह से टूट गए, प्रबल स्ट्रोंग है वो, जो पूरी तरह से नहीं टूटे वो कमजोर है, वीक है, दुर्बल अम्ल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, लाइकेनों से निष्कर्षित किया जाता है। ये आपका बताना रह गया था। हमने सूचक के बारे में बात की थी, सूचक के बारे में हमने बात की थी। सूचक ने हमें क्या बताया था, इंडिकेटर ने हमें बताया था कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय। ये हमें किसकी सहायता से पता लगा था, विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। सूचकों ने हमें बताया था कि कोई भी पदार्थ अम्लीय है या फिर क्षारीय है, वो हमें किसने बताया था, सूचक ने बताया था। और ये जो सूचक होते हैं बच्चे, इसको हम निष्कर्षित किससे करते हैं, लाइकेन से। कहाँ से प्राप्त होते हैं सूचक, हमें लाइकेन से। लाइकेन एक पौधे का नाम है, लाइकेन से हमें क्या मिलता है, सूचक मिलते हैं हमें। तो लाइकेनों से निष्कर्षित किसको किया जाता है, सूचक को। तो इसमें आपका जो ए ऑप्शन है सूचक, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जब हम नींबू की कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि। आंसर बताइएगा, क्या आंसर इसका बनना चाहिए, जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं। नींबू की कुछ बूंदें, आपके पास ये क्या है, चाय है। ये क्या है, चाय। आपने क्या कर दिया, इसमें नींबू को निचोड़ दिया, तो चाय का रंग क्या हो जाएगा, धीरे धीरे बदल जाएगा। चाय थी, चाय में आपने नींबू को निचोड़ दिया। अब नींबू कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, और खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। तो नींबू ने क्या किया, जैसे ही नींबू चाय के साथ मिक्स होगा, नींबू अम्ल है तो नींबू क्या कर देगा, अम्लीयता को बढ़ा देता है, जिसके कारण चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही ऑप्शन बनेगा। नींबू एसिडिक कैरेक्टर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, अम्लीयता को बढ़ा देगा, जिसके कारण चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लग जाता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन कैसा है, ओके ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। आपको जब लेक्चर की शुरुआत मैंने की थी तब आपको बताए थे कि इस कई पदार्थों के आपको नाम बताए थे और बताया था कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताएंगे। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और टार्ट्रिक अम्ल। इसमें बनेगा आपका सिट्रिक अम्ल। जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी आपके पास खट्टे पदार्थ होते हैं, उनमें आपका क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो जो नींबू का खट्टापन होता है, खट्टा जो उसका टेस्ट होता है, वो किसके कारण होता है, कौन से एसिड के कारण होता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल के कारण। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। बताया था आपको, एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरके में। और टार्ट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, इमली में। तो बच्चों ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते तो आप इनको लर्न जरूर कर लीजिएगा। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरके में, जो अचार में हम यूज करते हैं सिरका। टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इमली में। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मनुष्य के पेट में उपस्थित अम्ल है, ये आपको बताया गया था। बताएंगे मेरे को, राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा। पहला है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, दूसरा है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा है आपके पास H2CO3 और चौथा है आपके पास H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा, जल्दी से हमें कमेंट करके आप बता दीजिए। मनुष्य के पेट में कौन सा अम्ल उपस्थित है। तो आपको मैंने जब उदासीनीकरण अभिक्रिया के यूज करवाए थे तब मैंने आपको अपच के बारे में बताया था कि अपच के उपचार में उदासीनीकरण अभिक्रिया का यूज करते हैं। उस टाइम बताया था कि जो हमारा स्टमक है, स्टमक एक एसिड बनाता है और उस एसिड का नाम क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपका जो ये ऑप्शन है, सॉरी यहाँ पर बी आना चाहिए था, आपका जो ये बी ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये आपका क्या बनेगा, राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा
अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। पहले तो हमें अम्ल वर्षा के बारे में, एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब इन्वायरमेंट में एसिडिक गैसें, अम्लीय गैसें जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जो मात्रा है वो क्या हो जाए, काफी ज्यादा हो जाए, तब क्या होता है कि बारिश के पानी के साथ ये डिजोल्व होकर नीचे अर्थ पर आ जाती है बारिश के साथ, तो उस रेन को हम बच्चों बोलते हैं एसिडिक रेन। और वर्षा के जल में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, अम्लीय वर्षा में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, H2SO4 की। H2SO4 होता है आपके पास सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसकी मात्रा क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है अम्लीय वर्षा में। तो आपका जो सी ऑप्शन बनेगा दैट इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है गेहूं में, इमली में, लाल चींटी में और नींबू में। तो जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिएगा क्या इसका राइट ऑप्शन बनेगा। इसका आंसर बनेगा लाल चींटी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। आपको बताया जब चींटी कट कर लेती है हमारी स्किन कलर कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है, तो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, क्षार का गुण नहीं है। पहला है कड़वा स्वाद, चिकना, सुचालक और स्वाद में खट्टा। अभी हमने अम्लों के बारे में, क्षारकों के बारे में हमने पढ़ा था। क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। जब टच करते हैं वो कैसा कैसा टच होता है, उनका सोपी टच, यानी कि चिकना उनका जो टच होता है। ये ऑप्शन भी आपका सही बनेगा। तीसरा है आपके पास सी ऑप्शन है सुचालक। सुचालक क्या होते हैं, एक आपका होता है सुचालक बच्चों, एक होता है कुचालक। सुचालक क्या होते हैं कि जो अपने में से विद्युत धारा को और हीट को, उष्मा को अपने में से आसानी से प्रवाहित होने दे, वो होते सुचालक, और जो प्रवाहित ना होने दे वो होते कुचालक। चौथा है आपके पास स्वाद में खट्टे। तो स्वाद में खट्टे तो क्षार नहीं होते, स्वाद में खट्टे कौन होते हैं, अम्ल होते हैं। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या बन जाएगा, आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा कि क्षार क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे नहीं होते। क्षारकों का ये गुण नहीं है कि वो स्वाद में खट्टे हो, इसका गुण होता है अम्लों का गुण होता है। तो आपका जो इस क्वेश्चन में आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 12वां क्वेश्चन, धात्विक ऑक्साइड की, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, क्षारकों की तरह, अम्ल की तरह, लवण की तरह, या इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो जल्दी से आप अपना ऑप्शन आंसर कमेंट कर दीजिएगा। इसमें आपका बनेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। धात्विक ऑक्साइड क्षारकों की तरह व्यवहार करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारकों द्वारा निर्मित लवण का लिटमस पेपर के प्रति व्यवहार कैसा होता है। फर्स्ट अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, या फिर डी ऑप्शन में क्या है, अम्लीय, क्षारीय या उदासीन। जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिएगा। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रबल अम्ल, आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में बताया था कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। और लवणों ने क्या किया था, ना तो नीले लिटमस को लाल किया था, ना ही लाल लिटमस पेपर को नीला किया था। मींस इनका जो व्यवहार है वो कैसा था, उदासीन था। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा राइट ऑप्शन क्या है। इसमें क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया कहलाती है आयनीकरण, नोट राइट। तनुकरण, ये भी सही नहीं है। अम्लीकरण, हमने पढ़ा था उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं, तो वही पूछा गया है कि क्षारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 15th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। लवण का निर्माण होता है, लवण का निर्माण होता है
जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए राइट ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है अम्ल और क्षार की क्रिया द्वारा, जल और अम्ल की क्रिया द्वारा। सी ऑप्शन है क्षार और जल की क्रिया द्वारा, और डी ऑप्शन है क्षार एवं क्षारक की क्रिया द्वारा। कई बच्चों ने बताया है ए ऑप्शन क्या है आपका राइट ऑप्शन है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया द्वारा किसका निर्माण होता है, लवण का। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल बनाते हैं, साथ में हीट रिलीज करते हैं, उष्मा बनाते हैं, उष्मा देते हैं। तो इस अभिक्रिया को हमने नाम क्या दिया था, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो लवण का जो निर्माण होता है वो किस अभिक्रिया से होता है, अम्ल और क्षार की क्रिया से। ए ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चे आपके पास, लवण जल किसका विलयन है। लवण जल जो होता है, ब्राइन सॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं, ये किसका जलीय विलयन है। जलीय विलयन का मीनिंग क्या है कि जल में आपने विलयन बना रखा है, सॉल्यूशन आपने बना रखा है, वो किस में बना रखा है, आपने जल में बना रखा है। तो ये होता है आपका NaCl का जलीय विलयन। NaCl के जलीय विलयन को हम क्या बोलते हैं, लवण जल। ब्राइन सॉल्यूशन जिसको हम बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, ब्राइन सॉल्यूशन, लवण जल। तो आपके पास क्या है, NaCl। NaCl क्या होता है, जो हम घरों में साधारण नमक हम यूज करते हैं वो क्या होता है, NaCl। अगर आपने NaCl का सॉल्यूशन बना रखा है, विलयन बना रखा है, किसमें बना रखा है आपने, जल में, पानी में आपने बना रखा है इसका विलयन NaCl का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ब्राइन सॉल्यूशन, लवण जल सॉल्यूशन। तो इसमें आपका आंसर क्या बनेगा, ए ऑप्शन बच्चों इसमें आपका राइट ऑप्शन बनेगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, निम्न में से कौन से क्षारक का उपयोग प्रति अम्ल के रूप में किया जाता है। प्रति अम्ल क्या होता है, एंटासिड। प्रति अम्ल क्या होता है, एंटासिड, यानी कि एंटासिड क्या, एंटा मैंने होता है अपोजिट, एसिड मैंने एसिड के। प्रति अम्ल क्या बनेगा कि जो एक ऐसा अम्ल जो किसके अपोजिट काम करे, एसिड के अपोजिट काम करे, प्रति अम्ल के रूप में हम उसका यूज करते हैं। मतलब अम्ल, आपको अम्ल के अपोजिट काम करवाना है तो हम किस क्षारक का यूज करेंगे। तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन है, आपको बताया गया था। अपच के उपचार में हमने इसको डिस्कस किया था, तो बताइएगा आप। यस, सी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। अपच के उपचार में हमने यूज किया था उदासीनीकरण अभिक्रिया का। उदासीनीकरण अभिक्रिया का हमने यूज किया था अपच के उपचार में, कि हमारा जो स्टमक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है, और जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, हमें क्या हो जाती है, एसिडिटी, अपच हमें हो जाती है, तब हम किसका यूज करते हैं, इनो का यूज करते हैं, क्षारक का हम यूज करते हैं। इनो में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल कौन से क्षारक का हमने यूज किया, एज एंटासिड हमने किसका यूज किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हमने यूज किया। सी ऑप्शन इसमें बन जाएगा आपका राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्षारीय लवण में उपस्थित आयन होते हैं। अम्ल में होता है हमारे पास हाइड्रोजन आयन, क्षारीय लवण में कौन से आयन उपस्थित होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोराइड आयन और सोडियम आयन। इसमें आपका आ जाएगा बी ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। क्षारीय लवण में कौन से आयन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा, जल्दी से आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा बेकिंग सोडा क्या होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, वेरी गुड, बहुत से बच्चों ने बताया है सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। NaCO3 बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी बोलते हैं, आपको बताया था कि घर में हम राजमा, चने बनाने में, पकोड़े बनाने में, बेकरी उद्योगों में भी इसका यूज करते हैं, NaCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। आप नोट कर लीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है, या सोडियम बाई कार्बोनेट। और क्या है ये, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पहला है आपके पास CaSO4 × 2H2O, बी ऑप्शन है Ca2SO4,
सी ऑप्शन है 2CSO4 इंटू H2O एंड डी ऑप्शन इज CaSO4। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है? तो इसमें बच्चों आपका जो ए ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये आपका क्या बनेगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र बनेगा। तो इसमें आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पे, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 373 केल्विन। जब आप जिप्सम को 373 केल्विन पे गर्म करते हैं तो आपके पास बनता है बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम को जब हमने, जिप्सम का सूत्र क्या है? CSO4 इंटू 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का। और जब जिप्सम को हमने गर्म किया कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन पर। इसका सिंबल का क्या मीनिंग है? गर्म करना। और टेम्परेचर कितना है? 373 केल्विन। तो आपके पास क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसका फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4। जिप्सम में तो क्या थे? 2 मॉलिक्यूल थे आपके पास वाटर के, प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या होगा? हाफ मॉलिक्यूल। किसका होगा? जल का। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O, किसका फॉर्मूला बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? खिलौने बनाने में हम इसका यूज करते हैं, या फिर अगर जैसे हड्डी टूट जाए उसके उपचार में हम किसका यूज करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। कई बार हमें चोट लग जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? प्लास्टर हमें लगा देता है। वो प्लास्टर क्या होता है? वो प्लास्टर, यही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, CSO4 इंटू हाफ H2O। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिप्सम CSO4 इंटू 2H2O, जब उसको हमने गर्म किया 373 केल्विन पर, आपके पास क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और फॉर्मूला क्या बनेगा? CSO4 इंटू हाफ H2O। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, निम्न में से कौन सा धोने का सोडा है? धोने के सोडे का यानी कि धावन सोडा या वाशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र है। पहला किसका है? ये तो आपको पता ही है, खाने के सोडे का, बेकिंग सोडे का है। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा? जल्दी से बताइएगा। बी ऑप्शन इज यूर राइट ऑप्शन। जो आपका कपड़े धोने का सोडा है, धावन सोडा जिसको बोल देते हैं, वाशिंग सोडा जिसको बोल देते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलन जल के अणु। H2O क्या होता है? जल। और 10 लिखा हुआ है तो इट मीन्स क्या है? जो जल के अणु है, क्रिस्टलन जल के अणु है, यहाँ पर कितने हैं? 10 है। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट। Na4 सोडियम, CO3 फॉर कार्बोनेट। और 10 के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है बच्चों डेका। आगे क्या है? वाटर। वाटर के लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइड्रा। तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा? सोडियम। नाम क्या बनेगा पूरा? सोडियम CO3 कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। 10 के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डेका। सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो ये आपके पास बन जाएगा कपड़े धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। और NaCO3 किसका है? खाने का सोडा या फिर बेकिंग सोडा। नाम क्या बनेगा इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका नाम बन जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपका राइट आंसर क्या बनने वाला है? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो है नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है आपके पास कॉपर सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मैग्नीशियम सल्फेट एंड तीसरा ऑप्शन है आयरन सल्फेट और चौथा ऑप्शन है आपके पास सिल्वर सल्फेट। विच वन इज द राइट ऑप्शन? जल्दी से आप कमेंट करके बता दीजिएगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। यस, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। जो कॉपर सल्फेट होता है इसका रंग क्या होता है? नीला, और इसी कारण से इसको हम क्या बोल देते हैं? नीला थोथा। तो जो आपका ए ऑप्शन है वो आपका इस क्वेश्चन में राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। तो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, फॉर्मूला आपको पता ही है NaHCO3।
तो अब आप जल्दी से कमेंट करके मेरे को राइट ऑप्शन बता दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन बनेगा। NaSCO3 मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, रासायनिक नाम आप जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, बहुत बच्चों ने बताया है सोडियम बाइकार्बोनेट। ए ऑप्शन क्या बनेगा इसमें, राइट ऑप्शन बनेगा। इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका क्या है, रासायनिक नाम है। तो ए ऑप्शन आपका क्या है इसमें, राइट ऑप्शन है। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, फॉर्मूला NaSCO3 एंड राइट आंसर क्या है इसका, जो राइट केमिकल इसका नेम है वो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है बच्चे, एक टूटी हुई अस्थि, अस्थि क्या होता है, हड्डी, अस्थि होता है हड्डी, हड्डी को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफेद पदार्थ को पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट प्रयुक्त किया जाता है। इस सफेद पदार्थ को क्या कहते हैं। अभी आपको मैंने बताया था, इससे पहले क्वेश्चन आए थे, तो मेरे को जल्दी से आप आंसर बता दीजिएगा। इस सफेद पदार्थ को हम क्या कहते हैं। जब भी कभी हमारी हड्डी टूट जाती है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, प्लास्टर चढ़ा देता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। वेरी गुड, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको हम कहते हैं। फॉर्मूला भी बताया था, CaSO4 × ½ H2O। जब हमने जिप्सम को गर्म किया था 373 केल्विन पर, तो हमारे पास क्या बना था, CaSO4 × ½ H2O एंड इट इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट ऑप्शन। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत बेनिफिशियल क्लास रही होगी। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़ेगा में 8 बजे आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है वैदिक मैथ्स बाय सुरेश सर। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली क्लासेस मिल सके और आपको पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू। तो ये थी आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आगे भी साइंस की क्लास यहाँ पर कंटिन्यू रहने वाली है। बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तो कल ठीक रात 8 बजे मिलते हैं आपके साथ इसी चैनल पर। बने रहे हमारे साथ, शेयर करना ना भूले, जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। आज की क्लास कैसी लगी फटाफट कमेंट कर दीजिएगा कि आज की जो क्लास है आपको कैसी लगी। जल्दी से जितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैडम की क्लास आपको कैसी लगी है फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। क्या मैडम की क्लास आगे भी कंटिन्यू की जाए, फटाफट बताएं, फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल ठीक इसी समय इसी चैनल।